हाँ तो बच्चों, कल हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी ऊर्जा बताया गया था आपको? उनकी गतिज ऊर्जा, उनमें स्थितिज ऊर्जा और उनमें दाब ऊर्जा। तो इन तीनों ऊर्जाओं के लिए वैज्ञानिक बर्नौली ने एक प्रमेय दिया था। इन तीनों ऊर्जाओं के मान को एक साथ रखने के लिए वैज्ञानिक बर्नौली ने एक प्रमेय दिया था, जिसे बोलते हैं बर्नौली का प्रमेय। और बर्नौली ने प्रमेय क्या बोलता है? बर्नौली अपने प्रमेय में ये बोलता है कि जब कोई असंपीडी एवं अश्यान द्रव, जिसको हम बोलते हैं आदर्श द्रव, ये जब किसी नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रही होती है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। ठीक है, क्या बोलता है बर्नौली? किसी असंपीडी या अश्यान द्रव जब किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित जब कोई असंपीडी या अश्यान द्रव, जिसको बोलते हैं आदर्श द्रव, किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होती है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उनकी कुल ऊर्जाओं में हम क्या क्या लेते हैं? आपको पहले ही बता दिया गया था। क्या क्या लेते हैं अपन? दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये 3 प्रकार की ऊर्जा होती है किसी भी द्रव में। तो इन कुल ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। ये है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली बताया कि जब कोई असंपीडी या अश्यान द्रव किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होती है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उनकी कुल ऊर्जाओं, दाब ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया और गतिज ऊर्जा, इनकी ऊर्जाओं का योग होता है वो नियत रहता है। गणितीय रूप में इसको लिखेंगे, बर्नौली का प्रमेय को गणितीय रूप में लिखेंगे तो एकांक, हम 2 स्थिति निकाले थे अपन। किसी भी तीनों ऊर्जाओं का योग के लिए हम आपको 2 स्थिति बताया था। एक बताया था एकांक आयतन के लिए और एक बताया था आपको एकांक द्रव्यमान के लिए। तो एकांक आयतन के लिए P प्लस हाफ D इंटू V का वर्ग प्लस D घनत्व गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई इक्वल टू नियतांक, ये पहला इसका अंकित होगा। तथा एकांक द्रव्यमान के लिए एकांक
द्रव्यमान के लिए एकांक द्रव्यमान के लिए सभी को जो इक्वेशन दिया गया है एकांक आयतन वाले को, इनको घनत्व से डिवाइड कर देते हैं तो एकांक के लिए आ जाएगा P/D दाब बट्टे घनत्व प्लस 1/2 वेग का वर्ग प्लस गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई इक्वल टू नियतांक। ये है हमारा बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली क्या बोलता है? बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने बोलता है कि जब कोई आदर्श द्रव या असंपीड्य और रसायन द्रव किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित होती है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उनकी कुल ऊर्जा में दाब ऊर्जा लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा लेते हैं और गतिज ऊर्जा लेते हैं, इनका योग होता है वो नियत रहता है। अर्थात गणितीय रूप में लिखेंगे तो एकांक आयतन के लिए कुल ऊर्जाओं का योग अर्थात दाब प्लस हाफ घनत्व गुणित वेग का वर्ग प्लस घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई इक्वल टू नियतांक के बराबर होता है। तथा एकांक द्रव्यमान के लिए लेंगे दाब बटे घनत्व प्लस हाफ वेग का वर्ग प्लस गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई इक्वल टू नियतांक। ठीक है, चलिए इसकी व्युत्पत्ति करते हैं इस नियम की। मान लेते हैं कि माना ये अनुप्रस्थ काट वाली कोई नली X और Y है। अनुप्रस्थ काट वाली नली क्या मान लेंगे? X और Y है, जिसकी किसी दो अनुप्रस्थ परिच्छेद जिस पर A एवं B है। मान लेते हैं A का क्षेत्रफल A1, इस पर दाब उत्पन्न हो रहा है P1 और इनका जो वेग है वो V1 है तथा B के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, दाब जो लगता है P2 मान लेते हैं और इनका जो द्रव का वेग है वो मान लेते हैं V2 है। ठीक, मान लेते हैं इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई ये मान लिए H2 है और इनके लिए ऊंचाई मान लेते हैं H1 तथा साथ ही द्रव का घनत्व हम मान लेते हैं D। क्या क्या माना गया है? माना XY अनुप्रस्थ ठीक, मान लेते हैं इस प्रकार से XY कोई अनुप्रस्थ काट वाली नली है जिनके दो पृष्ठ काट या जिनके दो अनुप्रस्थ A और B है। ठीक है, XY एक अनुप्रस्थ काट वाली नली है जिनमें दो विभिन्न परिच्छेद का काट लेते हैं A और B। साथ ही हम मानते हैं कि A का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का A के लिए अपन मान लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 मान लिए, इस पर दाब P1 मान लिए और तरल का वेग V1 ले लिए। उसी प्रकार
बी के लिए अनुप्रस्थ काट बी के लिए अनुप्रस्थ काट का तथा इसमें और मान लेते हैं ऊंचाई, पृथ्वी तल से इनकी ऊंचाई h1 मान लिए, तथा b के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 मान लिए, इस पर लगने वाला दाब p2 मान लिए, इनमें जो तरल है इनका वेग को हम v2 मान लिए, तथा इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई ये मान लिए h2, ठीक है। तथा द्रव का घनत्व दोनों के लिए अपन क्या मानते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बताया गया है पहले देख लेते हैं इसमें अपना एक बार और कि इस प्रकार से x y कोई अनुप्रस्थ काट वाली नली है जिसके दो अनुप्रस्थ काट हम लिए हैं, एक सिरा A और यहाँ पर दूसरा सिरा B। सिरा A के लिए क्षेत्रफल हम मानते हैं A1, उस पर जो दाब होती है वो P1 मान लेते हैं, और इसमें तरल का वेग V1 मान ले हैं। साथ में इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई हम मानते हैं H1। उसी प्रकार काट B के लिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम A2 मानते हैं, इस पे लिए जो दाब उत्पन्न होता है उसको P2 मान लेते हैं, और इस पर जो वेग होता है तरल का वेग उसको हम V2 मान लेते हैं। साथ ही इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, H2 मान लिया गया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि सभी के लिए द्रव का घनत्व हम कितना मान लिए हैं, d मान लिए हैं, ठीक है। तो बिंदु A पर द्रव पर लगने वाला बल, बिंदु ए पर द्रव पर लगने वाला बल बराबर होता है, फार्मूला हम जानते हैं, दाब गुणित क्षेत्रफल। इसका दाब माने हैं P1, क्षेत्रफल माने हैं A1। तो बिंदु A पर द्रव पर लगने वाला बल आएगा P1 इंटू A1। अतः बिंदु A पर प्रति सेकेंड द्रव के द्वारा किया गया कार्य, द्रव के द्वारा प्रति सेकेंड द्रव के द्वारा किया गया कार्य होता है बल गुणित दूरी। बल हम निकाले हैं कितना, P1 इंटू A1, और दूरी 1 सेकेंड में यदि इस पर द्रव V1 निकलती है तो उसकी दूरी को हम मान लेते हैं V1, अर्थात बिंदु A पर प्रति सेकेंड द्रव के द्वारा किया गया कार्य ये हमारे पास आ जाएगा P1 A1 इंटू V1। इसी प्रकार बिंदु B पर प्रति सेकेंड द्रव के द्वारा किया गया कार्य, इसके लिए दाब P2, क्षेत्रफल इसके आधार पर A2 और विस्थापन द्रव का वेग V2। अतः A के द्वारा किया गया कार्य P1 A1 इंटू V1 और B के द्वारा किया गया कार्य P2 A2 इंटू V2। अतः द्रव के द्वारा किया गया कुल कार्य, अतः द्रव के द्वारा किया गया कुल कार्य आ जाएगा P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2। चलिए इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो द्रव के द्वारा किया गया कुल
कार्य हमारे पास प्राप्त हो गया P1 A1 V1 माइनस P2 A2 इंटू V2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हाँ, परंतु हम यहां पर देखते हैं द्रव का आयतन। द्रव का आयतन पहले के लिए हो जाएगा A1 इंटू V1 क्षेत्रफल गुणित दूरी, तो इसका आयतन हो गया। उसी प्रकार दूसरे के लिए हम क्या मान लेते हैं, दूसरे के लिए A2 इंटू V2, परंतु अविरतता के सिद्धांत से हम जानते हैं ये द्रव का आयतन A1 V1 और दूसरे के लिए हो जाएगा A2 इंटू V2। अतः द्रव का द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान का आयतन गुणित घनत्व। ठीक, किसी भी के लिए द्रव का द्रव्यमान होता है आयतन गुणित घनत्व। और पहले के हम निकाले हैं, आयतन निकाले हैं A1 V1 और घनत्व हमारा कितना हो जाएगा D, अर्थात द्रव्यमान M, और दूसरे के लिए हो जाएगा A2 V2 इंटू D। पहले वाले के लिए नली A के लिए जो द्रव्यमान होगा A1 V1 इंटू D और दूसरे के लिए हो जाएगा A2 V2 इंटू D। परंतु अविरतता के सिद्धांत से हम जानते हैं अविरतता के सिद्धांत कल हम आपको बताए थे, परंतु अविरतता के सिद्धांत से हम बताए थे आपको A1 V1 बराबर A2 V2, इसलिए इनका द्रव्यमान हो जाएगा M इक्वल टू A1 V1 D इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू D। अर्थात इन दोनों स्थिति पर हम A1 V1 इक्वल टू ये आ जाएगा M बट्टे D। उसी प्रकार A2 इंटू V2 इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ जाएगा M अपान D। दोनों स्थिति में D को ट्रांसफर कर देंगे तो A1 V1 का मान भी M बाई D आ जाएगा और A2 V2 का मान भी कितना हो जाएगा M बाई D हो जाएगा। अतः इनको हम समीकरण 1 में मान पुट करते हैं। तो समीकरण 1 से चलिए हमारे पास समीकरण किया गया कुल कार्य यहाँ पर है, हाँ, अतः द्रव के द्वारा किया गया कुल कार्य ये हमारा आ जाएगा P1 A1 V1, ये हम मान लिए M बाई D। उसी प्रकार ये P2 A2 V2 इक्वल टू हो जाएगा M बाई D, अर्थात किया गया कुल कार्य हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू M बाई D। ये हम इक्वेशन सेकेंड। अतः किया गया कुल कार्य हमारे पास आ गया P1 माइनस, ये माइनस है ना, P1 माइनस P2 M इंटू D। अतः किसी द्रव के द्वारा किया गया कुल कार्य निकला है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इस द्रव की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। हाँ, द्रव के A के लिए काट A के लिए स्थितिज ऊर्जा
काट ए के लिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या आएगा, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण, और पहले के लिए ऊंचाई हमारे पास कितना आया हुआ है, h1 आया हुआ है। इस कारण ए के लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा m इंटू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई h1। उसी प्रकार b के लिए स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा आ जाएगा द्रव्यमान m गुणित गुरुत्वीय त्वरण g गुणित ऊंचाई s2। ठीक है, ए के लिए स्थितिज ऊर्जा आ गया द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई h1, और बी के लिए आ गया द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई h2। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा नली के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण h2 माइनस h1। ठीक, ये हमारा आ गया किसी भी द्रव के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा। इनको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3rd। चलिए अब निकालते हैं दोनों के लिए गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा। तो ए के लिए काट ए के लिए गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है हाफ द्रव्यमान गुणित वेग। इनका वेग हम कितना माने हैं, v1, तो v1 का वर्ग। उसके बाद काट b के लिए गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगा हाफ द्रव्यमान गुणित वेग v2 का वर्ग। तो हम इनके लिए अपन देखते हैं कुल गतिज ऊर्जा। हाँ, अतः कुल गतिज ऊर्जा हमको मिलाएगा 1/2 द्रव्यमान v2 का वर्ग माइनस हाफ द्रव्यमान और v1 का वर्ग। इस प्रकार हम यहाँ पर कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लिए हैं और हम क्या निकाले, कुल गतिज ऊर्जा। तो किसी भी द्रव के लिए हमने आपको 3 प्रकार की ऊर्जा बताया। पहला आपको बताया किसके द्वारा किया गया कार्य, जिनके लिए हमने फार्मूला क्या निकाला था, दाब P1 माइनस दाब P2 इंटू द्रव्यमान बट्टे घनत्व। उनके बाद हम दोनों काट के लिए स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं। इसके साथ ही हमने कुल स्थितिज ऊर्जा आपको बताया। यहाँ पर हमारा फार्मूला आया हुआ है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई h2 माइनस द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई h1। उसी प्रकार हमने इन दोनों के लिए हम गतिज ऊर्जा निकाले हैं। ए के लिए गतिज ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त की है, बी के लिए गतिज ऊर्जा प्राप्त की है, और इन दोनों के लिए कुल गतिज ऊर्जा हमने प्राप्त किए हैं हाफ द्रव्यमान v2 का वर्ग माइनस हाफ m v1 का वर्ग। इनको इक्वेशन नंबर अपन 4 दे दिए। चलिए, परंतु ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम क्या जानते हैं कि किया गया कुल कार्य होगा जो कुल ऊर्जा है उनके योग के मान के बराबर होगा। ठीक है, अतः कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार कुल किया गया कार्य बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा धन
कुल गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा शर्त नियम बोलता है किया गया कुल कार्य है वो कुल स्थितिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा के योगफल के मान के बराबर होता है। हाँ, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया कुल कार्य बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा प्लस कुल गतिज ऊर्जा। तो हमने आपको फार्मूला इक्वेशन फर्स्ट में निकाले थे। कुल किया गया कार्य ये हमारे पास आया था P1 माइनस P2 द्रव्यमान m गुणित घनत्व d। कुल स्थितिज ऊर्जा हम क्या निकाले थे, H2 माइनस द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई H1 प्लस कुल स्थितिज ऊर्जा हम क्या निकाले थे, 1/2 द्रव्यमान वेग का वर्ग माइनस हाफ द्रव्यमान और वेग v1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम क्या प्राप्त करते हैं, P1 इसको और सॉल्व करते हैं, P2 द्रव्यमान m और d, इसमें भी m इनमें भी m, हम इन सभी में से m कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा G H2 माइनस H1 प्लस इसमें हमारे पास निकल आएगा हाफ V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग। दोनों तरफ mm कैंसिल हो गया, d का गुणा हम इस तरफ कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू dg H2 माइनस H1 प्लस d का गुणा इसमें करेंगे तो हाफ d गुणित V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे और इनको सॉल्व करते हैं। तो P1 माइनस P2 ये हमारा हो जाएगा, इनको बाहर निकालेंगे तो d इंटू गुरुत्वीय त्वरण H2 माइनस घनत्व गुरुत्वीय त्वरण H1 प्लस इसके लिए हम निकालेंगे तो घनत्व गुणित V2 का स्क्वायर माइनस हाफ d V1 का वर्ग। इक्वेशन दे दिए, इनको हम सॉल्व किए, सॉल्व करने पर हम देखते हैं हमारे पास क्या फाइनली आया हुआ है, P1 दाब P1 माइनस दाब P2 इक्वल टू घनत्व गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई H2 के लिए, घनत्व गुरुत्वीय त्वरण माइनस करके H1 के लिए प्लस हाफ घनत्व वेग V2 के लिए माइनस हाफ घनत्व V1 का वर्ग। इन सभी राशि में से जो V1 है उसको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और जो V2 राशि है जैसे P1 है और H1 है और P1 है इसको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, साथ ही जो P2 वाली जितनी राशि है उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन आएगा तो हमारे पास P1 वाले को एक तरफ करेंगे तो ये हमारा P1 या H1 इधर ट्रांसफर होके आ जाएगा तो ये हो जाएगा DG H1। उसी प्रकार ये V1 वाला इधर ट्रांसफर होकर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 D और V1 का वर्ग। उसी प्रकार P2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस इधर हमारा है DG H2 प्लस बचा हुआ है हाफ D और V2 का स्क्वायर। इक्वेशन 6 हमारा क्या बोलता है, P1 DG H1 प्लस 1/2 DV1 का वर्ग, ये दोनों इक्वल है P2 के बराबर। अर्थात ये हमारा इक्वेशन आ गया P इक्वल टू DG H प्लस हाफ D और V का वर्ग इक्वल टू, इनको हम लिख सकते हैं नियतांक। इनको हम क्या लिख सकते हैं, नियतांक के बराबर, क्योंकि दोनों ओर की जब मान इक्वल होती है तो इनको एक ही राशि के रूप में लिखते हैं और इनको हम कांस्टेंट बता देते हैं। तो हमारे पास आ गया P प्लस
डी घनत्व गुरुत्वीय त्वरण H प्लस 1/2 घनत्व वेग का वर्ग इक्वल टू नियतांक। अर्थात ये हमारे किसके लिए आया है, ये हमारे एकांक जो दिख रहा है राशि एकांक आयतन के लिए बर्नौली का प्रमेय सिद्ध हो गया। अर्थात एकांक आयतन के लिए यदि इस सभी राशि में से हम घनत्व D से भाग दे देते हैं तो हमारे पास आ जाता है, अगर इनको हम D से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा P/D प्लस D कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये भी D कैंसिल हो जाएगा, 1/2 V का वर्ग इक्वल टू कोई नियतांक राशि। तो ये जो राशि आ गया किसके लिए आ गया, ये एकांक द्रव्यमान के लिए, एकांक द्रव्यमान के लिए हमारा बर्नौली का प्रमेय सिद्ध हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने बर्नौली का प्रमेय देखे। बर्नौली का प्रमेय बोलता है जब कोई असंपटी और अश्यान द्रव किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जाओं दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या होती है, नियत होती है। नियतांक देख लिए। तो एकांक आयतन के लिए अर्थात एकांक आयतन के लिए बर्नौली प्रमेय बोलता है दाब प्लस DGH प्लस 1/2 D इंटू V का वर्ग इक्वल टू नियतांक, और उसी को हम एकांक द्रव्यमान के लिए लेते हैं तो ये होता है दाब बट्टे घनत्व प्लस गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई प्लस 1/2 वेग का वर्ग इक्वल टू नियतांक, जो कि हम यहाँ पर आपको सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है। अब यदि नली क्षैतिज है, यदि नली इसी में हम देखते हैं, यदि नली क्षैतिज है तो नली क्षैतिज है तो इसका मतलब H1 और H2 एक ही क्षैतिज नली में जब मानेंगे तो पृथ्वी तल जो हम ऊंचाई माने हैं उनको हम 0 मान लेंगे। तो इस स्थिति में हमारे पास बर्नौली का प्रमेय आएगा P इक्वल टू एकांक आयतन के लिए H इक्वल टू 0 हो जाएगा, P इक्वल टू D V का वर्ग इक्वल टू नियतांक, या अगर हम लिखेंगे तो P/D इक्वल टू हाफ V का वर्ग इक्वल टू नियतांक। ये हमारे किसके लिए है, यदि नली को हम क्या मान लेते हैं, क्षैतिज मान लेते हैं, अर्थात ऊंचाई को 0 डिनोट कर लिए। ठीक है। तो हमने आज आपको इस अध्याय में बर्नौली के प्रमेय के बारे में बताया, बर्नौली प्रमेय बताया, आपको बर्नौली के प्रमेय को सिद्ध करना बताया, साथ ही उनका व्यंजक हम निकाले हैं। ठीक है। अगले के कार्यक्रम में हम आपको इस बर्नौली के प्रमेय से संबंधित अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।